Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes. If you have any problem regarding yesterday's topics, you can ask me. कल के पढ़ाए टॉपिक्स में No, किसी को कोई दिक्कत? ओके, तो हम कल पढ़ रहे थे मीनिंग ऑफ द पीस, कि शांति का मीनिंग क्या है, और एक सेकंड स्टेप उन्होंने डिफाइन किया था कि पीस जो है वो इस तरीके से देखा जाता है जहां पर बिल्कुल वायलेंस नहीं हो, उसका एब्सेंस हो, वॉर नहीं हो, रायट नहीं हो, मैसकेयर नहीं हो, असैसिनेशन नहीं हो, सिंपली फिजिकली अटैक कोई नहीं हो, ये सब, इन सब चीजों की एब्सेंस ही पीस है। ठीक है, दिस डेफिनेशन इज क्लियरली बेटर देन द अर्लियर वन। ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ही अच्छी है कंपैरेटिवली टू दैट अर्लियर वन जो हमने पहले पढ़ी थी, उससे ज्यादा बेटर है। येट इट डज नॉट टेक अस वेरी फार, फिर भी ये जो है हमें ज्यादा आगे तक लेके नहीं जाती। वायलेंस इज ऑफन रूटेड इन वेरी स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी, हिंसा जो है वो उसकी जड़ें हमारे समाज की स्ट्रक्चर में, नींव तक है। Social institutions and practices that reinforce entrenched inequalities of caste, class, gender can also cause injury in subtle and invisible ways. अब जो सामाजिक इंस्टीट्यूशंस हैं या जहाँ पे प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, जहाँ पर जबरदस्ती इनइक्वालिटीज कास्ट के अंदर, क्लास के अंदर, जेंडर के अंदर पहले से ही डाली गई हैं, वो एक इस तरह का हमें घाव देती हैं जो बहुत ही दिखेगा नहीं, इनविजिबल है और बहुत ही सटल है, यानी कि बहुत ही नोटिसेबल नहीं है। ठीक है, if any challenge is made to these hierarchies by oppressed classes, it may also breed conflict and violence. अगर कोई भी चैलेंज करता है इस तरह की हायरार्कीज जो पहले से चली आ रही सभ्यताएं और कल्चर हैं उनको देखते हुए, अगर उन्हें जो ऑपरेस्ड क्लास के लोग हैं यानी कि जिनको दबाया जा रहा है, वो लोग अगर चैलेंज करते हैं इन चीजों को, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को, तो क्या होता है, वो देखते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर अब और ज्यादा हिंसा, तो अब क्या है कि इस तरह की चीजें जब देखी जाती हैं ऑपरेस्ड क्लासेस के द्वारा, जब वो कोशिश करते हैं चैलेंज करने की, तो और मतभेद बढ़ते हैं और हिंसा बढ़ती है। Structural violence of this kind may produce large scale evil consequences. अब स्ट्रक्चरल वायलेंस यानी हिंसा, स्ट्रक्चर को लेकर के जो हिंसा होती है उससे क्या होता है, बहुत बड़े लेवल पर बुरे सर्कमस्टेंसेस आ सकते हैं, यानी बड़ी चीजें हो सकती हैं। Let us look at the few concrete instances of such violence arising from the caste hierarchy, class disparity, patriarchy, colonialism and racism and communalism. अब हम देखते हैं इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो कितने बड़े लेवल पर अलग अलग फील्ड के अंदर नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, जो वायलेंस उठ रही है कास्ट हायरार्की से, यानी कास्ट को लेकर के जो दिक्कतें हैं, यानी कि लोग बाग जो कास्ट सिस्टम पे बेस वो करते हैं, मतभेद करते हैं, वो क्लास डिस्पैरिटी को लेके, पेट्रियार्की जो पेट्रियार्की के अंदर बेसिकली होता है कि मेल डोमिनेंस जो है वो देखी जाती है, फिर कॉलोनिज्म भी हुआ है, फिर रेसिज्म भी हुआ है, इन सब चीजों को लेकर के हम आगे पढ़ेंगे। कोई दिक्कत इस पैराग्राफ के अंदर जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया? ये जो सारे वर्ड्स हैं इनका मीनिंग हमें भी नीचे सुनने को मिलेगा अच्छे से। इसके अलावा कोई नो मैम। ओके, अब है फॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरल वायलेंस कि किस किस तरीके से स्ट्रक्चरल वायलेंस होता है। द ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम ट्रीटेड सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल एज एस्पिरेशिया और अनटचेबल। कुछ कास्ट सिस्टम जो है पुराने समय से जो चले आ रहे हैं उसमें कुछ लोगों को इस तरह ट्रीट किया जाता है कि वो अनटचेबल है, यानी अछूते हैं, टिल इट वाज आउटलॉड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। और ये तब तक होता रहा उनके साथ जब तक कि हमारे देश के इंडिपेंडेंस मिलने के बाद में हमारे देश के संविधान ने इस चीज को पूरी तरीके से इनवैलिड बताया। The practice of untouchability subjected them to social exclusion and deprivation of the worst sort. अब ये जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, यानी कि जो प्रथा थी छूत अछूत की, इससे क्या हो रहा था, एक समाज के अंदर कुछ लोगों को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया था, यानी कि उनको हटा दिया गया था, और उनको डेप्रिवेशन ऑफ द वर्स्ट सॉर्ट का मतलब है कि उनको डिप्राइव किया गया था
कि उनको खराब से खराब उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। उनको बेसिक चीजें जो होती हैं वो भी उनको प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी। सपोज देयर इज अ विलेज and few are living outside of the village because they belong to some certain group which is not tolerable by the upper caste society. अपर कास्ट के जो लोग हैं वो उन्हें टॉलरेट नहीं कर सकते एंड दे मेंशन देम और दे गिव देम द डेजिग्नेशन कि भाई आप ओबीसी मतलब आप उस पर्टिकुलर कास्ट के लोग हैं, यू आर नॉट एप्लीकेबल इन आवर विलेज, आप हमारे विलेज में नहीं आ सकते, इसलिए आपको विलेज के बाहर रहना होगा एंड यू कैन नॉट यूज द विलेज वेल। यहाँ पर एक ही वेल है, कुआं है पानी पीने के लिए, तो उसका भी आप यूज नहीं कर सकते बिकॉज इफ यू टच दैट वेल देन इट विल बी कंटेमिनेटेड। अगर आप वो छू लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, कंटेमिनेटेड हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें जो है इन्होंने करी है और ये बहुत ही अगली कस्टम था। द कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू इरेज द स्कार्स एंड रेलिक्स ऑफ दिस अगली कस्टम। और जो हमारा देश है वो अभी भी संघर्ष कर रहा है कि जो पुराने घाव और निशान रह गए हैं इस गंदे कस्टम के, उसको अभी भी मिटाने की कोशिश कर रहा है कई हिस्सों पर। While a social order based on class appears to be more flexible, it too generates a great deal of an inequality and oppression. अब एक social order जो है इन classes को लेकर के ये थोड़ा ज्यादा flexible है और ये भी एक तरह की अलग inequality और oppression को generate करता है। In the developing countries, a majority of the laboring class are confined to informal sector where the wages and conditions of workers are abysmal. अब यहाँ पर एक जो डेवलपिंग कंट्रीज है, हमारा देश जो है वो भी एक डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में ही आता है। हमारा देश जो है आज भी डेवलप्ड नेशन की उसमें कैटेगरी में तो आता नहीं है। तो क्या देखा जाता है कि इस तरह के जो डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं, जो वर्कर क्लास है, उनको इस तरीके से देखा जाता है कि ये क्या है, एक्सट्रीमली बैड, यानी बहुत ही खराब है, लो क्वालिटी के लोग हैं और इनको गरीबी में रहने देना चाहिए और इनकी वेजेस भी बहुत कम होती है, इनकी सैलरीज भी बहुत कम होती है और इनकी जो वर्किंग कंडीशंस होती हैं वो तो और भी खराब होती है। A sizable underclass exists even in the developed countries, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी आपको इस तरह के अंडर क्लास के लोग देखने, साइजेबल यानी कि आपको कई सारा बड़ा साइज देखने को मिलेगा इस तरह के लोगों का, यानी कि इन लोगों की जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा मात्रा में। अब ऐसा तो है नहीं ना कि देश के अंदर, अब जैसे इंडिया तो फिर डेवलपिंग कंट्री और जो बाकी के डेवलप्ड नेशंस हैं उनके अंदर भी 20% लोग, ये भी मैं आपको ज्यादा बता रही हूँ कि 20% लोग जो है पूरी कंट्री के अंदर अमीर होते हैं, ठीक है, और वो हाई और रिच क्लास की जो सोसाइटी है उसको बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अनटचेबिलिटी और वो वाली जो अगली कस्टम है उसके अलावा भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें जो लेबरिंग क्लास है, यानी कि जो मजदूर करने वाले, टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं या हाथ से काम करते हैं, उनको अच्छी नजरों से ना देख करके उनको ऐसा समझा जाता है कि ये सही नहीं है, मतलब इनका इतना अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है और उनको वर्किंग कंडीशंस भी उतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं कराई जाती। इस पैराग्राफ के अंदर आपको कोई दिक्कत? नो मैम, नो प्रॉब्लम। समझ में आया सबको? यस मैम। फिर है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की क्या है? entails a form of social organization that results in the systematic subordination of discrimination against women। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, ध्यान से देखेंगे, ये पेट्रियार्की वर्ड जो है ये आपको आज के जमाने में बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है आजकल के लोगों के द्वारा, क्योंकि अब क्या होता है एक एक समय पर नई नई टर्म्स आती जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टर्म है वो ये है पेट्रियार्की, इसका मतलब होता है यहाँ पर एक जो मेल डोमिनेंस वाला जो चीज है वो आपको देखने को मिलेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। और यहाँ पर जो समय से चली आ रही है सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, जहाँ जिसका कारण ये रहता है कि वहां पे सब सिस्टमेटिक काम होता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है विमेन को, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो लेकर के बैठा है सिर्फ क्या कि विमेन के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ठीक है। Its manifestation includes selective abortion of female fetuses, denial of adequate nourishment and education to the girl child, the child marriage, wife beating, dowry-related crimes, sexual harassment at the workplace, rape and honoring killing। अब यहाँ पे क्या होता है, इस तरह की चीजें होती हैं, यहाँ पे सिलेक्टिव चीजें बताई जाती हैं जो वेमेन के साथ में हो रही हैं कि फीमेल फीटसेस, यानी कि बच्चों को अगर मालूम पड़ जाए कि बेटी होने वाली है तो उसको पहले ही मार दिया जाता है,
ठीक है, अबॉर्शन करा दिया जाता है, या फिर एडिकेट नरिशमेंट नहीं देता, यानी प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता है औरतों को, या बच्चे जो होते हैं, छोटी लड़कियां जो होती हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कराई जाती, या फिर बाल विवाह कर दिया जाता है, या फिर वाइफ जो होती हैं उनको पीटा जाता है, या फिर उनको दहेज के नाम पर उनके साथ में क्राइम किए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है, या उनके साथ में वर्क प्लेस पर गलत व्यवहार होता है, या फिर रेप जैसी गलत हरकतें होती हैं, या फिर जबरदस्ती उनको मार दिया जाता है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं इस तरह की चीजों में उठाए जाते हैं, ये पैट्रियार्की के अंडर आते हैं सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मेल्स जो है कंट्री के अंदर उनके द्वारा की जाती है, और लोगों का मानना यह है कि ये सही नहीं है। द लो चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6, अब जो छोटे बच्चे हैं उनका सेक्स रेशियो जो रहा है वो 0 to 6 ईयर्स का है। 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और जो फीमेल्स की देखा जाए, प्रपोर्शन देखा जाए, रेशो देखा जाए, तो 919 फीमेल्स पर 1000 मेल्स की का रेशो है इंडिया के अंदर, एज पर द 2011 सेंसस। अब 2011 के अंदर ये चीज करी गई थी, तो उसके हिसाब से ये रेशो है। इज अ पॉइंटेंट इंडेक्स ऑफ द रेवेजेस ऑफ द पेट्रियार्की, ये बहुत ही एक तरीके से खराब वो दिया गया है, इंडेक्स जो है बहुत ही चिंताजनक है। और इस तरीके से जो हमारी पेट्रियार्की चली आ रही है काफी समय से, उसको दर्शाता हुआ है ये। ठीक है, पॉइग्नेंट का मतलब होता है एक तरीके से टचिंग, स्कैल्डिंग, स्कैथिंग, तीखा, एक तरीके से मार्मिक, आप इस चीज को समझ सकते हैं। इसका एक प्रॉपर इजी मीनिंग आपको ये रहेगा कि बहुत ही सार्कास्टिकल तरीके से देखा जाए तो ये सही नहीं है। ठीक है, एक्सेसिवली पेनफुल, ये काफी पेनफुल है। ठीक है, और ये पेट्रियार्की जो चली हुई आ रही है काफी समय से चली आ रही है, और इसके खिलाफ जो है तबाह कर देने वाले हमें वो है इंडेक्सेस के, हमें अब ये पेट्रियार्की को क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? मैम यस, प्लीज बोलिए। मैम ये द सिस्टमैटिक सबऑर्डिनेशन ऑफ का मीनिंग क्या है? सिस्टमैटिक सबऑर्डिनेशन यानी कि ये काफी समय तक चलती हुई आ रही सिस्टमैटिक चीज है। ठीक है, जिसको काफी लोग, इसके अंडर में भी काफी चीजें हैं जो इसको सपोर्ट करते हुए चल रही हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट ये जो मैम। है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का ये रिजल्ट ही इसलिए है कि इसका सिस्टमैटिक सबऑर्डिनेशन चल रहा है, प्रॉपर तरीके से इसको आगे भी सपोर्ट करती हुई चीजें चल रही हैं। और किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखिएगा, पेट्रियार्की को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये वर्ड जो है आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा। एंड इफ यू यूज दिस टर्म इन योर आंसर्स इट विल बी हेल्पफुल, और ये काफी सही रहेगा अगर आप इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो। रिलेटेड टॉपिक के अंदर ही फिर है कॉलोनिज्म। अब इस सेंस में देखा जाए तो ये काफी समय से चलती हुई आ रही चीज है। इसके अंदर एक अलग फेनोमेनन लेके चलते हैं लोग बाग, और इसको बोला जाता है एलियन रूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पैलेस्टीनियन स्ट्रगल जो है वो चलता आ रहा है काफी समय से इजरायली डोमिनेशन के खिलाफ, यानी इसराइल के लोग जो है वो पैलेस्तीनियों के ऊपर काफी ज्यादा डोमिनेट करते हुए आ रहे हैं। इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। In the sense of the prolonged and direct subjection of a people to alien rule is now a rare phenomenon. अब ये जो चीज है ये काफी समय से चली आ रही है, इसमें डायरेक्ट सब्जेक्शन होता है लोगों के ऊपर, इसको एलियन रूल बोला जाता है, और ये बहुत ही रेयर फिनोमिनन है, रेयर चीज है। But the ongoing Palestinian struggle against the Israeli domination shows that it has not disappeared completely. अब जो इजरायली लोग जो हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं पैलेस्टीनियन लोगों के ऊपर, और उनका स्ट्रगल चलता आ रहा है, इस चीज को देखते हुए, ये ऑनगोइंग का मतलब ये है कि अभी भी चल रही है ये चीज, इन लोगों का स्ट्रगल इनके खिलाफ चल रहा है अभी भी। ये देखते हुए हम समझ पा रहे हैं कि ये चीज पूरी तरह डिसअपियर नहीं हुई है, खत्म नहीं हुई है। Besides, the former colonies of European imperialist countries are yet to recover completely from the forms of manifold exploitation they suffered during the colonial era. अब क्या है, काफी समय से हमने जिससे पहले भी पढ़ा है, अलग चैप्टर्स के अंदर हमने देखा था, हिस्ट्री के चैप्टर्स के अंदर भी हमने ये देखा है कि काफी समय से
यूरोपियंस ने क्या करा था, अपनी कॉलोनीज जो है वो वर्ल्ड में अलग अलग जगह पर जमा दी थी, ठीक है, अलग अलग जगह पर उन्होंने वो कर दी थी, और वो वहां पर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, अलग लेवल पे जाकर के उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। एक मिनट, हाँ, तो अलग अलग लेवल पे जाकर के एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, तो वो चीज से लोग बाग अभी भी इस कॉलोनियल एरा से, कई कई देश तो ऐसे हैं कि वो अभी भी मूव कोशिश कर रहे हैं कि वो इन चीजों से उभर पाए, ठीक है, रिकवर कर पाए, जो उन्होंने सफर किया है उसे वो रिकवर कर पाए। अगर आप इंडिया को भी एक एग्जाम्पल की तरह देखें तो इंडिया के अंदर भी कॉलोनाइजेशन किया गया था, और इंडिया के अंदर आज भी इस चीज को लेकर के बहुत ही आपको देखने के लिए एग्जांपल्स मिलेंगे कि इंडिया अभी भी डेवलप्ड नेशन की तरह नहीं निकल के आई है। और उस जमाने के अंदर जब इन लोगों ने हमारे इंडिया के अंदर कोशिश करी थी घुसने की, और ये सफल भी हो गए थे, उसके बाद में इन्होंने कॉलोनीज यहाँ पर बनाई, और उसके बाद में इन लोगों ने यहाँ पर बहुत डिस्ट्रक्शन किया। लेकिन इंडिया इतना रिच था उस समय, उसको लूट लिया इन लोगों ने। अगर इसको इंडिया के अंदर ये लोग अगर नहीं आए होते तो हो सकता है कि इंडिया की कंडीशन आज कुछ और होती, और शायद इंडिया जो है वो डेवलप नेशन के कैटेगरी के अंदर आता, जो कि अभी भी स्टिल कोशिश कर रहा है कि वो डेवलप नेशन की कैटेगरी में आए। यहाँ पर अभी भी कई सारे डेवलपमेंट्स होने बाकी हैं और बाकी देशों के कंपैरेटिवली। अब अमेरिका और रशिया जो है वो तो डेवलप नेशन के उसमें आ गए हैं कैटेगरी में, उन्होंने तो ओवरकम कर लिया है इस चीज से, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान और कई सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। Besides, the former colonies of European imperialist countries are yet to recover completely from the forms of manifold exploitation they suffered during the colonial era। यानी colonial era जो है उससे exploitation जो उन्होंने देखा है वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं उससे रिकवर करने की, क्योंकि यूरोपियंस ने उनको बहुत खराब लेवल तक उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन किया था, उनको लूट के ले गए और उनको बिल्कुल खाली कर दिया। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, it's clear. No, ma'am, it's clear. Okay. Then we have No, racism ma'am, it's and clear. racism and communalism। अब क्या है रेसिज्म? कोई आइडिया है आप लोगों को रेसिज्म क्या होता है या कम्युनलिज्म क्या होता है? गैस करने की कोशिश करें, गलत भी बोलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट एटलीस्ट ट्राई करें। मैम रेसिज्म तो पता नहीं, बट कम्युनलिज्म का मतलब किसी से कम्युनिकेशन करना, एक ग्रुप बनता है कम्युनिटी का, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और किसी को मतलब बाहर से कोई चीज मंगवानी होती है तो इंटरनेट के द्वारा, और ये सब चीजें मतलब कम्युनिकेशन टाइप। अच्छा, ओके, नाइस ट्राई, आई अप्रिशिएट दैट। ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बेस्ड होती है फेडरल कम्यून्स पर, ठीक है, और अधिकतर जो ग्रुप्स होते हैं जो सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं, उस पर बेस्ड होता है कम्युनलिज्म, ठीक है। कम्युनिकेशन इज डिफरेंट एंड कम्युनलिज्म इज डिफरेंट, ठीक है। ये बेसिक आइडिया होता है जो रिलीजन पे बेस्ड होता है। यस, यस, मैम समुदाय भी हो सकता है ना? हाँ, कम्युनलिज्म इज समुदाय इन हिंदी, वी कैन यूज दिस टर्म, हम यूज कर सकते हैं ये टर्म समुदाय, जो बेसिकली एक रिलीजन पे बेस्ड होता है और प्रिंसिपल बेसिस होते हैं इनके कुछ कम्युनिटी के, ठीक है। और ये इनका मानना होता है कि ये डिफरेंट रिलीजन को बिलोंग करते हैं तो ये इक्वालिटी से नहीं जी सकते, ठीक है। ये होता है कम्युनलिज्म। और रेसिज्म होता है जो आपकी रेस है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी बिलोंग टू अ डिफरेंट रेस, हम जो है ब्राउन पीपल की कैटेगरी के अंदर आते हैं, और वाइट जो लोग होते हैं वो उनका रेसिज्म अलग होता है, यानी वो अलग रेस के हैं। रशियंस अलग रेस के हैं, अमेरिकन अलग रेस के हैं, और इंडियंस अलग रेस के हैं, अफ्रीकन अलग रेस के हैं। ये होता है रेसिज्म, जो कलर आपकी स्किन ऑफ कलर जो है, कलर ऑफ स्किन जो है उस पर बेस्ड होता है, ठीक है। रेसिज्म और कम्युनलिज्म जो है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कलंक है, और उसमें भी कई लोगों को दबाया जाता है, रेशियल ग्रुप्स और कम्युनिटी को दबाया जाता है। इसका एक बहुत ही रीसेंट एग्जाम्पल है जो कि अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिला था, ब्लैक लाइव्स मैटर वाला जो केस था, वो रेसिज्म पे बेस्ड ही था, क्योंकि वहां पर रेसिज्म हो रहा है अभी भी, ठीक है। और वहां पर यूनाइटेड, देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, नीग्रो बोला जाता है, नीग्रो स्लेवरी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये 1865 से चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता था पहले के जमाने के अंदर, यूएसए के अंदर बेसिकली जो ब्लैक लोग होते थे, जो बेसिकली अफ्रीकन
कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, वो लोग जो होते थे उनके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया जाता था और उनको एज अ स्लेव की तरह देखा जाता था और उनको बेसिक राइट्स नहीं दिए जाते थे। ये सारी चीजें उनको देखने को मिली थी और वही चीज कहीं ना कहीं अभी आपको रिसेंटली लास्ट ईयर 2020 के अंदर भी देखने को मिली, जब वहां पर एक व्यक्ति को मार दिया गया था, जबरदस्ती मार दिया गया था। उसने इतना क्राइम भी नहीं किया था, फिर भी उसको जस्ट बिकॉज वो ब्लैक था, तो ब्लैक लोगों को सस्पेक्ट के तौर पे ये बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। अगर इनको जरा सा भी खतर मतलब लगता है कि ये इसके कई एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे और बहुत ही कॉमन है ये चीज वहां पर कि अगर दो व्यक्ति जा रहे हैं, सपोज एक ब्लैक आदमी है, ठीक है, अफ्रीकन रेस का है, और दूसरा जो है वो व्हाइट रेस का है या अमेरिकन रेस का है या कोई भी रेस का है, पर वो गोरा है, ठीक है, वो दोनों ही जा रहे हैं और अगर आगे जाकर के कोई क्राइम होता है और वहां पे पुलिस अगर गश्त लगा रही है तो वो सबसे पहले जो वो अफ्रीकन रेस का आदमी है उसको पकड़ेगी, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेशन वहां पे बहुत ज्यादा होता है। इसी के अगेंस्ट में जाकर के वहां पर इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, वो भी उस समय में जब इतनी बड़ी बीमारी फैली हुई थी, तब भी लोग पीछे नहीं हटे और इतना उन्होंने अपने हकों के लिए लड़ाई करी कि 21st सेंचुरी के अंदर भी उनके साथ में इस तरह का व्यवहार हो रहा है। और उस व्यक्ति का मैंने आपको कई बार एग्जाम्पल दिया है और उसका पूरा केस बता ही दिया, तो आई डोंट थिंक कि मेरे को आज फिर से वो पूरा सिनेरियो जो है रिपीट करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है रेसिज्म और कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म के अंदर कम्युनिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। Racism and communalism involve the stigmatization and oppression of an entire racial group or community। यहाँ पर कलंक लगाया जाता है, एक तरीके से पूरी तरह से दबाया जाता है लोगों के ऊपर, पूरे रेशियल ग्रुप पे या फिर किसी कम्युनिटी पे। Though the notion that humanity can be divided into distinct races is scientifically spurious, it has been used to justify insidious practices such as Negro slavery in the United States of America, the slaughter of Jews in Hitler's Germany, and the apartheid policy followed until 1992 by the white-colored government in the South Africa, which treated the majority black people of the country as a second-class citizen। अब जो हमने ये apartheid के बारे में भी पढ़ा है और आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज है एक इस तरह का ह्यूमैनिटी को लेकर के एक अपनी अलग धारणा है जहाँ पे अलग अलग लोगों को डिवाइड किया गया है उनकी रेसेस पर, और एक साइंटिफिकली एक अलग सी जाली सी एक तरीके से वो कर दी गई है, जिसमें ये लोग क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं लोगों की कि कौन से व्यक्ति जो है एक उनको कहाँ रखना चाहिए और कौन से लोगों जो है उनको अलग रखना चाहिए, और अपने तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं इस तरह की प्रैक्टिसेस को, ठीक है। और वो कैसी प्रैक्टिसेस हैं? गलत प्रैक्टिसेस हैं, इंसीडियस यानी कि हार्मफुल इफेक्ट्स वाली प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि नीग्रो स्लेवरी हुई थी, यानी नीग्रो लोग जो थे उनको गुलाम बनाया गया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अंटिल 1865 तक। फिर उसके बाद में स्लॉटर ऑफ ज्यूज ऑफ हिटलर जर्मनी के अंदर जो हिटलर था वो ज्यूज लोगों को मरवा रहा था, ठीक है, उनको कटवा रहा था पूरी तरह से। फिर अपार्थाइड की पॉलिसी हमने देखी है 1992 तक जो चली आ रही थी, जहां पर जो गवर्नमेंट वाइट कंट्रोल गवर्नमेंट यानी सरकार के अंदर जो गोरे लोग थे वो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी बेसिकली, वो वहां पे जो मेजोरिटी में ब्लैक लोग थे कंट्री के अंदर उनको सेकंड क्लास सिटीजन्स की तरह देखती थी और उनको उसी तरह से ट्रीट करती थी। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? स्टूडेंट्स किसी को कोई दिक्कत अभी तक? No, ma'am, it's clear. ओके No, ma'am. ओके, सो वी आर No, रनिंग ma'am, आउट it's ऑफ clear. टाइम। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इकट्ठी कर लेना, हम आपकी क्लास शुरू होने से पहले प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब चैप्टर शुरू करने से पहले। और अब मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ आपकी हिस्ट्री क्लास के लिए। ओके, Thank you, ma'am. वेलकम बेटा। Thank you, ma'am.